हेलो फ्रेंड्स, कहानी पुरानी की दुनिया में मैं अक्षरा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर चुका था तो मेरे पिता ने मुझे वैद्य की शिक्षा देने के लिए मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टरी सिखाने के लिए एक अनुभवी गुरु को नियुक्त कर दिया। मेरे गुरु केवल देशी विद्या में ही चतुर नहीं थे बल्कि डॉक्टरी भी जानते थे। उन्होंने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक स्केलेटन अर्थात हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वे अकेले हों कितना अधिक डर लगता है। स्वभावतः मुझे भी डर लगता था और शुरू में मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। यदि कभी जरूरत पड़ने पर जाना भी पड़ता हो तो उसकी ओर आंख उठाकर ना देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था। वह बहुत निर्भय था। वह कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहता था कि इस स्केलेटन की ताकत ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं और कुछ दिनों बाद मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं इस विषय में कभी सहमत न हुआ और सदा यही कहता रहा कि यह मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से अलग हो गई है। तब भी जब तक यह स्केलेटन है वह समय समय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती है। मेरा यह विचार आपको अनोखा या असंभव प्रतीत हो और कभी किसी ने यह नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो, किंतु यह एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य ही निकला। कुछ दिनों पहले की ही बात है कि एक रात को मुझे किसी कारणवश उसी कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए यह नई बात थी, अतः नींद न आई और मैं काफी समय तक करवटें बदलता रहा। यहाँ तक कि पास के गिरजाघर से 12 बजने की आवाज आई। जो लैंप मेरे कमरे में जल रहा था वह मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर मुड़ने लगे। मैं सोच रहा था कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ ना होंगी। सहसा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में फिर रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि जैसे कोई दुखी व्यक्ति सांस लेता है मेरे कानों में आई और पांवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है और बुरे सपनों के कारण काल्पनिक आवाजें आ रही हैं, किंतु पांवों की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने अपना भ्रम दूर करने के लिए ऊंचे स्वर में कहा, कौन है? यह सुनकर वह अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं हूँ, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूँ। मैंने विचार किया मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह कौन सा समय है पिंजर देखने का? आवाज आई, मुझे समय समय से क्या लेना देना, मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूं इसे देख सकती हूँ। आह, क्या तुम नहीं देखते? ये मेरी वो पसलियां हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा है। मैं पूरे 26 वर्ष इस घोंसले में बंद रही जिसे अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इससे तुम्हें क्या परेशानी हुई? मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए कहा, अच्छा तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। मैंने निश्चय कर लिया कि जिस समय वह यहाँ से हटे मैं तुरंत भागकर बाहर चला जाऊंगा। किंतु वह टलने वाली आसामी न थी। कहने लगी, क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा आओ ना, चलो कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिरने लगी, किंतु विवशता और घबराहट की होने पर भी बड़ी निडरता से मैंने उत्तर दिया, अच्छा तो चलो बैठ जाओ और कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज आई, लो सुनो। 25 वर्ष पूर्व मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य की और मनुष्यों में बैठकर बातचीत किया करती थी, किंतु अब शमशान में फिरती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय के बाद मनुष्यों से बातें करूं। मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरी बातें सुननी चाहिए हैं। क्या तुम मेरी बातें सुनना चाहते हो या नहीं?
यह कहकर वे आगे की ओर आई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति मेरे पैरों की तरफ चारपाई पर बैठ गया है। फिर इससे पूर्व कि कोई शब्द मुंह से निकालूं, उसने अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। वह बोली, महाशय, जब मैं मनुष्य के रूप में थी ना, तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी और वह व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था, और वह था मेरा पति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, वह व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझे वहां जाने न देता था। अच्छा था उसका काम जल्दी ही समाप्त हो गया। मतलब विवाह के दूसरे महीने ही वह संसार से चल बसा। मैंने लोगों की देखा देखी उसका अच्छे से क्रियाक्रम किया, किंतु मन में मैं बहुत प्रसन्न थी कि चलो कांटा निकल गया। अब मुझे अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी और मैं अपनी पुरानी सहेलियों से जिनके साथ खेला करती थी मिलूंगी। किंतु अभी मुझको मैके जाने की आज्ञा ना मिली थी कि मेरा ससुर घर आया और मेरे मुख को ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा, इसके हाथ और पांव देखने से मालूम होता है कि जैसे ये लड़की डायन है, इसीलिए मेरे लड़के को खा गई। अपने ससुर की यह शब्द मुझे अब तक याद है, वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे अपने पिता के यहाँ जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी हुई वह मैं बता नहीं सकती। मैं वहाँ प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। मैंने उन दिनों अनेक बार अपने विषय में लोगों को कहते सुना कि मैं एक सुंदर युवती हूँ, परंतु तुम कहो, तुम्हारी क्या राय है, सुंदर हूँ क्या मैं? मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा नहीं, मैं कैसे राय दे सकता हूँ? जो कुछ तुमने कहा ठीक ही कह रही होंगे। वह बोली, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि इन गड्ढों में लज्जाशील दो नेत्र देखने वालों पर बिजलियां गिराते थे। खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुखड़े से नहीं लगा सकते। इन हड्डियों के चारों ओर जो सौंदर्य था, अब उसका नामो निशान भी बाकी नहीं है। मेरे जीवन के क्षणों में कोई योग्य से योग्य डॉक्टर भी कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरी हड्डियां मानव शरीर की रूपरेखा के वर्णन के काम आएंगी। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं चला करती थी तो प्रकाश की किरणें मेरे एक एक बाल से निकलकर प्रत्येक दिशा को प्रकाशित करती थी। मैं अपनी बाहों को घंटों देखा करती थी। मेरी कोमल और पतली उंगलियां, वाह कितनी खूबसूरत थीं। खेद है, मेरे इस ढांचे ने तुम्हें मेरे सौंदर्य के विषय में सर्वथा झूठी राय देने का अवसर दिया होगा। तुम मुझे यौवन के क्षणों में देखते ना, तो तुम्हारी आंखों की नींद उड़ जाती, और ये जो तुम्हारा डॉक्टरी का ज्ञान है ना, ये तो तुम्हारे मस्तिष्क से सदा की भांति उड़ जाता। उसने कहानी जारी रखकर कहा, मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वह विवाह ना करेगा और घर में मैं एक अकेली स्त्री थी। मैं संध्या समय अपने बगीचे में छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठती तो सितारे मुझे घूरा करते और शीतल वायु जब मेरे समीप से गुजरती तो मेरे साथ अटखेलियां करती थी। मैं अपने सौंदर्य पर घमंड करती और अनेक बार सोचा करती कि जिस धरती पर मेरा पांव पड़ता है, यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो वह प्रसन्नता से फूली न समाती। मेरे भाई का एक मित्र था सतीश कुमार, जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पास की थी। वह हमारा घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझे नहीं देखा था, परंतु उसको एक दिन मैंने देख लिया और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं कि उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला। हाँ, तो वह नवयुवक सतीश कुमार हमारे यहाँ अक्सर आता और वही एक नवयुवक था जिसे अपने घर के पुरुषों के अतिरिक्त मुझे देखने का संयोग प्राप्त हुआ था। जब मैं बगीचे में अकेली होती और पुष्पों से लदे हुए वृक्ष के नीचे महारानी की भांति बैठती तो सतीश कुमार का ध्यान और भी मेरे हृदय में अटखेलियां करता। परंतु तुम किस चिंता में हो? आखिर तुम्हारे हृदय पर क्या बीत रही है साहब? मैंने ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, मैं यह सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा होता, काश वो सतीश कुमार मैं ही होता। वह हंसकर बोली, अच्छा, पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर अपना प्रेमालाप कर लेना। एक दिन वर्षा हो रही थी, मुझे कुछ बुखार था। उस समय डॉक्टर अर्थात मेरा प्रिय सतीश मुझे देखने के लिए आया।
यह पहला अवसर था कि हम दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा और मुझे देखते ही डॉक्टर मूर्ति की तरह एकदम स्थिर हो गया। वह मेरी ओर संकेत करके बोला, मैं इनकी नब्ज देखना चाहता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ दुशाले से निकाला। डॉक्टर ने मेरी नब्ज पर हाथ रखा। मैंने कभी ना देखा कि किसी डॉक्टर ने साधारण सा बुखार के निरीक्षण में इतना अधिक विचार किया हो। उसके हाथ की उंगलियां कांप रही थीं। बड़ी मुश्किल से उसने मेरे ज्वर को अनुभव किया, किंतु मेरा बुखार देखते देखते वो स्वयं ही बीमार हो गया। क्यों, तुम इस बात को मानते हो या नहीं? मैंने डरते डरते कहा, हाँ हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मनुष्य की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न होना कठिन नहीं है। वह बोली, कुछ दिनों तक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि मेरे हृदय में डॉक्टर के अतिरिक्त और किसी नवयुवक का विचार तक नहीं। मेरा कार्यक्रम था संध्या समय बसंती रंग की साड़ी पहनकर, बालों में कंघी, फूलों का हार गले में डालकर, हाथ में दर्पण लेकर बाग में चले जाना और रोज शीशे में अपने आप को निहारना। क्यों, क्या शीशा देखना बुरी बात है? मैंने घबराकर उत्तर दिया, नहीं तो। उसने कहानी का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, शीशा देखकर मैं ऐसा अनुभव करती जैसे मेरे दो रूप हो गए हैं, अर्थात मैं स्वयं ही सतीश कुमार बन जाती और स्वयं ही अपने प्रतिबिंब को प्रेमिका समझकर उस पर तन्मन न्यौछावर करती। यह मेरा बहुत ही प्रिय मनोरंजन था और मैं घंटों व्यतीत कर देती। अनेक बार ऐसा हुआ कि जैसे दोपहर को मैं पलंग पर बिस्तर बिछा कर लेटी और सपने में मैंने देखा कि जैसे सतीश कुमार आया और मेरे हाथ को चूमकर चला गया। बस अब मैं कहानी समाप्त करती हूँ, लगता है तुम्हें तो नींद आ रही है। मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी, अतः मैंने बड़े नर्मता भरे स्वर में कहा, नहीं नहीं तुम कहे जाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। वे कहने लगी, अच्छा सुनो, थोड़े दिनों में ही सतीश कुमार का कारोबार बहुत बढ़ गया और उसने हमारे मकान के नीचे के भाग में अपनी डिस्पेंसरी खोल ली। जब उसे रोगियों से अवकाश मिलता तो मैं उसके पास जा बैठती और हंसी ठट्टों में विभिन्न दवाओं का नाम पूछती रहती। इसी प्रकार मुझे कई दवाएं भी ज्ञात हो गई थी, उनमें से कुछ विषैली भी थी। सतीश कुमार से जो कुछ मैं मालूम करती वह बड़े प्रेम और नम्रता से मुझे बताया करता। इस प्रकार एक लंबा समय व्यतीत हो गया और मैंने अनुभव किया कि डॉक्टर कुछ मेरे सामने खोया खोया सा रहता है। जब कभी मैं उसके सामने जाती हूँ तो उसके मुख पर एक अजीब सी बेचैनी सी छा जाती है, परंतु ऐसा क्यों होता है इसका कोई कारण पता ना चला। एक दिन डॉक्टर ने मेरे भाई से गाड़ी मांगी। मैं पास ही बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, डॉक्टर रात में इस समय कहाँ जाएगा? मेरे भाई ने उत्तर दिया, अरे भाई तबाह होने को। जब मैंने फिर से पूछा कि मुझे बताओ ना वो कहाँ जा रहा है, भाई ने कहा वह विवाह करने जा रहा है। यह सुनकर मुझ पर एक बेहोशी सी छा गई, किंतु मैंने अपने आप को संभाला और भाई से फिर पूछा, क्या वह सचमुच विवाह करने जा रहा है या यूं ही मजाक करते हो? उसने उत्तर दिया, सत्य ही, आज डॉक्टर दुल्हन लेकर आएगा। मैं बता नहीं सकती ये बात मुझे कितनी कष्टदायक लगी। मैंने अपने दिल से बार बार पूछा कि डॉक्टर ने मुझसे आखिर ये बात क्यों छुपाई? क्या मैं उसको रोकती विवाह करने को? इन पुरुषों की बात का कोई विश्वास ही नहीं है। दोपहर में डॉक्टर रोगियों को देखकर डिस्पेंसरी में आया तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या ये सत्य है कि आज आपका विवाह है? यह कहकर मैंने बहुत हंसी और डॉक्टर ये देखकर कि मैं इस बात को हंसी में उड़ा रही हूँ ना केवल लज्जित ही हुआ बल्कि कुछ चिंतित सा हो गया। फिर मैंने सहसा पूछा, डॉक्टर साहब जब आपका विवाह हो जाएगा तो क्या आप फिर भी लोगों की नब्ज देखा करोगे? आप तो डॉक्टर हैं और अन्य डॉक्टरों की अपेक्षा प्रसिद्ध भी हैं। क्या आप शरीर के संपूर्ण अंगों की दशा भी जानते हैं क्या? पर लगता है आप किसी के हृदय का पता नहीं लगा सकते कि वह किस दशा में है। मेरे शब्द डॉक्टर के हृदय में तीर की भांति लगे, परंतु वह शांत रहा। लगन का मुहूर्त बहुत देर रात गए था और बारात देर से जानी थी, अतः डॉक्टर और मेरा भाई प्रतिदिन की तरह शराब पीने बैठ गए। इस मनोविनोद में उन दोनों को बहुत देर हो गई। 11 बजने को थे कि मैं उनके पास गई और कहा, डॉक्टर साहब 11 बजने वाले हैं, आपको विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। वह किसी सीमा तक एकदम चेतन हो गया, बोला, अभी जाता हूँ। फिर वह मेरे भाई के साथ बातों में तल्लीन हो गया और मैंने अवसर पाकर विष की पुड़िया
जो मैंने दोपहर को डॉक्टर की अनुपस्थिति में उसकी अलमारी से निकाली थी, शराब के गिलास में जो डॉक्टर के सामने रखा हुआ था डाल दी। कुछ सेकंड के बाद डॉक्टर ने अपना गिलास खाली किया और दूल्हा बनने को चला गया। मेरा भाई भी उसी के साथ चला गया। मैं अपने 2 मंजिले कमरे में चली गई और अपना नया बनारसी दुपट्टा ओढ़ा, मांग में सिंदूर भर पूरी सुहागन बनकर बगीचे में निकली, जहाँ प्रतिदिन संध्या समय बैठा करती थी। उस समय चांदनी छिटकी हुई थी, वायु में कुछ सिहरन उत्पन्न हो गई थी और चमेली की सुगंध ने बगीचे को महका दिया था। मैंने पुड़िया की शेष दवा निकाली और मुंह में डालकर एक चुल्लू पानी पी लिया। थोड़ी देर में मेरे सिर में चक्कर आने लगे, आंखों में धुंधलापन छा गया, चांद का प्रकाश धीरा होने लगा और पृथ्वी तथा आकाश, बेल बूटे, अब मेरा घर जहाँ मैंने आयु बिताई थी, धीरे धीरे लुप्त होते हुए ज्ञात हुए और मैं मीठी नींद में सो गई। 1.5 साल के बाद जब मैं उस सुख स्वप्न से चौंकी तो मैंने क्या देखा कि 3 विद्यार्थी मेरी हड्डियों से डॉक्टरेट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक अध्यापक मेरी छाती की ओर बेत से संकेत करके लड़कों को विभिन्न हड्डियों के नाम बता रहा है और कहता है, यहाँ हृदय रहता है जो विवाह और दुख के समय धड़का करता है और यह वह स्थान है जहाँ जवानी के समय फूल निकलते हैं। क्यों बच्चों, समझ में आया सब? अच्छा, अब मेरी कहानी समाप्त होती है। मैं विदा होती हूँ, तुम सो जाओ। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।